वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं सियाराम आपका स्वागत करता हूं फॉर्मूलेटर के इस धमाकेदार मंच पर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो आज हम लोग सर्किट ब्रेकर के बारे में बात करेंगे। देखो, रिले के बारे में हम लोग सारी बातें कर चुके हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द डिवाइसेस, जितनी डिवाइसेस थी उनको अलग अलग तरीके से सेपरेटली तरीके से मैंने प्रोटेक्ट करके आपको दिखाया है। ओके, तो आज हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सर्किट ब्रेकर। जैसा कि पहली क्लास में मैंने आप लोगों को यह बताया था कि सर्किट ब्रेकर जो होता है इसके पास कोई दिमाग नहीं होता है, ये एक फिजिकल डिवाइस है। ठीक है, अगर रिले इसको सिग्नल भेजेगा कि सर्किट ब्रेकर को ओपन होना है तो ये ओपन होगा। अगर रिले भेजेगा कि भाई अब सिचुएशन नॉर्मल हो चुकी है, फॉल्ट क्लियर हो चुका है, तो सर्किट ब्रेकर वापस से क्लोज हो जाएगा। सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली भी क्लोज किया जा सकता है और मैनुअल मतलब हाथों से भी क्या किया जा सकता है, क्लोज किया जा सकता है। अब समझिए ध्यान से, सर्किट ब्रेकर की दास्तान सुनते हैं कि भाई सर्किट ब्रेकर की कहानी क्या है। दास्तान सुनते हैं इसकी, ये भी कुछ ना कुछ कहेगा अपन से। ठीक है, ओके। अब देखो बेटा, जरा ध्यान से समझिए, छोटी सी चीज है, अच्छे से समझोगे, कई सारे वर्ड्स आएंगे इसमें और काफी डिटेल में आपको पता लगेगा। ध्यान से समझो। देखो, सबसे पहले कि सपोज दैट मान लो ये आपका कोई जनरेटर है यहां पे, है ना, और ये कोई सप्लाई दे रहा है। सपोज दैट यहां पे इस डिब्बे के अंदर यहां पे आपका क्या बना हुआ है, सर्किट ब्रेकर। ये मान लो आपका सर्किट ब्रेकर, यहां से सप्लाई जा रही है आगे इस तरीके से। जब तक सिस्टम में कोई फॉल्ट नहीं होता है, सर्किट ब्रेकर जो होता है वो इस तरीके से, ये दोनों स्विच मतलब एग्जैक्टली डायग्राम इसका कुछ ऐसा होता है, समझिए। इसमें दो पार्ट्स होते हैं इस तरीके से, इसमें यहां पे इस तरीके से दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट ये है यहां पे इस तरीके से, और इससे दूसरा पार्ट कनेक्टेड होता है। मैं दूसरा मार्कर का यूज कर लेता हूं। यहां पे एक और पार्ट लगा हुआ होता है इस तरीके से, ठीक है, और यहां से आगे इस तरीके से सप्लाई जा रही होती है। इसका जो एक पार्ट होता है पहले वाला जो इधर साइड लगा होता है, इसको बोलते हैं फिक्स कॉन्टैक्ट, और दूसरा जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं मूविंग कॉन्टैक्ट। मतलब ये वाला पोर्शन हमेशा फिक्स रहता है, ये वाला पोर्शन आगे पीछे क्या करता है, मूव करता है। अगर आपको सपोज डेट सिचुएशन कैसी है, हेल्थी कंडीशन है, लोड लगा हुआ है, जनरेटर है, तो यहां से एक प्रॉपर करंट जा रही होगी, उस करंट का नाम होगा फुल लोड करंट। भाई लोड लगा हुआ है, कोई सिस्टम में फॉल्ट नहीं है। अगर सिस्टम में फॉल्ट नहीं है तो सर्किट ब्रेकर को ओपन करने की कतई जरूरत नहीं है, ये बराबर तरीके से इसे लगा रहेगा। ओके, अब क्या कंडीशन होती है कि अगर मान लो सिस्टम में क्या आ जाए, फॉल्ट आ जाए। फॉल्ट आ जाए तो मतलब ये वाला तार मान लो टूट के जमीन पे गिर गया, तो यहां पे सिस्टम में क्या आ गया है, फॉल्ट आ गया है। ठीक है, तो करंट फ्लो होने वाली क्या हो जाएगी, फॉल्ट करंट हो जाएगी। अब फॉल्ट करंट बहुत ज्यादा हाई होती है, रिले को सिग्नल मिलेगा, रिले सिग्नल भेजेगा किसको, सर्किट ब्रेकर को। इससे बोलेगा कि बेटा आप क्या हो जाओ, ओपन हो जाओ, हेल्थी पार्ट जो है उसको अलग कर दो और फॉल्टी पार्ट को रिमूव करके क्या कर दो, अलग कर दो। ऐसा कौन बोलेगा, सर्किट, वो रिले। रिले ने सिग्नल भेज दिया किसको, सर्किट ब्रेकर को, कि भाई तुम ऐसा काम करो। तो सर्किट ब्रेकर क्या करेगा, देखो सर्किट ब्रेकर जो होगा वो इसको करेगा ओपन, और ये इसको बना देगा कुछ इस तरीके से कि भाई ये रह गया आपका जनरेटर, ठीक है ना, और यहां से यहां से यहां से इस तरीके से वायर आपका टूट के जमीन पे गिरा हुआ है यूं, और ये सर्किट ब्रेकर का ये वाला पोर्शन है, ये पीछे खिसक जाएगा। मतलब ऐसे, जैसे ये फिक्स कॉन्टैक्ट था, सपोज दैट ये आपका कौन सा है, फिक्स कॉन्टैक्ट है, ये मूविंग कॉन्टैक्ट है, ये पहले एक दूसरे से इस तरीके से चिपके हुए थे जब फॉल्ट नहीं था। जैसे ही फॉल्ट आएगा सिस्टम में होगा क्या, ये फिक्स कॉन्टैक्ट अपनी ही जगह पे बना रहेगा इस तरीके से, ओके, और वो मूविंग कॉन्टैक्ट जो रहेगा ये यहां से क्या हो जाएगा, पीछे खिसक जाएगा जब आपके सिस्टम में क्या आएगा, फॉल्ट आएगा। तो ये सिचुएशन आपकी वो है जिसको आप बोलते हो हेल्थी सिचुएशन, मतलब जब सिस्टम में फॉल्ट नहीं है, और ये सिचुएशन वो है तब आपके सिस्टम में फॉल्ट आ चुका है, मतलब ये आपको फॉल्टी सिचुएशन है। दोनों क्लियर हुई आपको, एक एक चीज को शांति से समझिए। मुझे पता है ये चीजें आप लोगों ने पहले पढ़ रखी होगी, लेकिन शांति से समझोगे तो अच्छे से क्लियर होगी सारी बातें, इसलिए तसल्ली से समझिए। देखो यहां पे ये दोनों अलग अलग हो गए। अब देखो बेटा,
जब सिस्टम हेल्थी था तो इन दोनों के बीच में कोई भी यहां पे गैप नहीं था। मतलब अगर आप इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे वोल्टेज देखो तो दोनों जगह पे वोल्टेज आपका कैसा था, सेम था। सेम क्यों था? बिकॉज सर दोनों कॉन्टेक्ट में है ना। कैसा बिहेवियर है भाई, फिक्स कॉन्टेक्ट और मूविंग कॉन्टेक्ट यहां पे कैसे हैं, शॉर्ट सर्किट है एक तरीके से देखा जाए तो। यहां पे ये दोनों अलग अलग हो चुके हैं तो इनका बिहेवियर है लाइक योर ओपन सर्किट, दोनों दूर दूर हो चुके हैं। सही बात है। आप जानते हो कि शॉर्ट सर्किट के केस में वोल्टेज जो होता है वो जीरो होता है। मतलब फिक्स कॉन्टेक्ट और मूविंग कॉन्टेक्ट के बीच में कोई वोल्टेज पाया जाएगा क्या? गैप के बीच में नहीं पाया जाएगा। लेकिन अगर ओपन सर्किट हो तो वहां पे कुछ वोल्टेज के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी पाई जाती है। कैसे पाई जाती है समझिए। देखो, जब यहां पे था, मान लो यहां से सप्लाई ने कोई वोल्टेज डेवलप किया, मान लो ई वोल्टेज है, तो ये ई वोल्टेज पूरा का पूरा लाइन पे था। ये फॉल्टी पार्ट ये जमीन से कनेक्टेड नहीं था और ये वोल्टेज आगे जा रहा था किसके पास में, लोड के पास में। जैसे ही सिस्टम पे क्या आ जाता है बेटा, फॉल्ट आ जाता है। ये ग्राउंड से कनेक्टेड हो गया, परफेक्ट है। यहां पे ये ग्राउंड से कनेक्टेड हो गया, ये फॉल्टी करंट है सपोज दैट, इस फॉल्टी करंट को आपको हटाना है, फॉल्टी पार्ट को हटाना है। ये ग्राउंड से कनेक्टेड हो गया तो यहां पे वोल्टेज हो गया बेटा 0 वोल्ट। हुआ या नहीं हुआ? परफेक्ट है। लेकिन ये स्टिल किससे कनेक्टेड है, सोर्स से कनेक्टेड है। भाई अगर आपने रिमूव कर दिया तो करंट तो नहीं जानी चाहिए, सही बात है, लेकिन वोल्टेज तो एग्जिस्ट करेगा, ये ई तो है। तो इस पॉइंट पे आपका वोल्टेज पाया जाएगा ई और यहां पे वोल्टेज होगा कितना, 0। अब सोचो प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी जो ट्रांसमिशन लाइंस होती है वो होती है जैसे 11 किलो वोल्ट की लाइन हो गई, 33 किलो वोल्ट की लाइन हो गई, 220 किलो वोल्ट की लाइन हो गई, हुई या नहीं हुई? तो मतलब बेटा वोल्टेज जो होता है ना, ये वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई होता है। पावर सिस्टम में जो वोल्टेज होता है, ये वोल्टेज जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा हाई होता है। अब सोचो यहां पे वोल्टेज 0 है, यहां पे कुछ वोल्टेज है, मान लो ई, आप वी वोल्टेज मानो इसको, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। मान लो ये आपका सोर्स का वोल्टेज है, वी वोल्ट है, यहां पे ये वी वोल्ट है, तो इनके बीच में यहां पे वी वोल्टेज पाया जा रहा है। अब सर इसके बीच में क्या है बेटा, ये दूर हो गया तो बीच में यहां पे क्या है, कुछ नहीं है, एयर है। भाई बीच में क्या है, हवा है, सही बात है। अब हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि हवा जो होती है, एयर जो मेरी होती है, ये एक डाई इलेक्ट्रिक होती है। कैसी होती है, डाई इलेक्ट्रिक। दूसरे वर्ड में समझो तो कैसी होती है, इंसुलेटर होती है। सही बात है। मतलब हवा कंडक्टिंग मीडियम नहीं होता है। अब बेसिकली होना तो ये चाहिए कि अगर हवा कंडक्टिंग मीडियम नहीं है तो यहां से यहां कोई करंट का फ्लो नहीं होना चाहिए, सही बात है। लेकिन बेटा हवा के पास में भी तो पार्टिकल्स है, हवा में भी तो कण होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अब सपोज दैट यहां से लेके यहां तक की ये डिस्टेंस में मान लेता हूं कि कोई डिस्टेंस डी है, इतना इसने क्या बना लिया, गैप बना लिया। तो बेटा सबसे बड़ी बात यह है ना कि यहां और यहां वोल्टेज में डिफरेंस पाया गया है। अगर वोल्टेज में डिफरेंस हो तो बीच वाला जो मीडियम होता है, इस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वो होता है वोल्टेज डिवाइड बाई डिस्टेंस के बराबर। अब चूंकि मेरा वोल्टेज जो है, ये वोल्टेज बहुत ज्यादा क्या है बेटा, हाई है। सही बात है। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि 220 किलो वोल्ट की लाइन है, 33 किलो वोल्ट की लाइन है, तो वोल्टेज सोचो ना कितना ज्यादा है, 33 किलो वोल्ट है इतनी सी डिस्टेंस में। तो अगर वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो जबरदस्त होगा। मान लो यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, परफेक्ट है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हाई है। अब सोचो बेटा, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट लाइक ए एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। एक ये समझ लो कि एनर्जी का सोर्स है। कुछ ऐसा समझिए जैसे सर्दियों के टाइम पे हम लोग आग जला लेते हैं और आग जला के उसके चारों तरफ बैठ जाते हैं, ये है। अब ऐसा समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो आग है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो आग है। अब अगर वो आग जल रही है, अगर आप उस आग से बहुत ज्यादा दूर हो तो आपको उस आग की आंच तक नहीं आएगी। लेकिन जैसे जैसे आप आग के पास में आते जाते हो, अगर आप हाथों को आग के पास में लेके आते हो तो आपके हाथ हीटअप या गर्म होना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सर आग के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है। अगर मेरा हाथ उसके पास में जाएगा तो हाथ को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, हाथ बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। अगर आग में ही डाल दिया तो हो सकता है हाथ जल जाए। होता है नहीं होता है? या नॉर्मल एग्जांपल लेके देखो कि जब आग जलती है तो उसके आसपास जो सर्दी होती है वो सर्दी रहती नहीं है। क्यों? क्योंकि आसपास का एनवायरनमेंट जो होता है वो हीटअप हो जाता है, वो गर्म हो जाता है। अब भाई आग के चारों तरफ क्या थी, हवा थी। मतलब हवा के कण भी क्या हो गए, गर्म हो गए। किसकी वजह से, उस आग की वजह से। परफेक्ट है। तो सेम सीन यहां है।
देखो बेटा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप बात करो तो आप ऐसे लिखते हो ना, KQ/R²। 11th-12th में लिखते होंगे आप, लिखते हो कि नहीं लिखते हो? यहां पे Q क्या होता है? चार्ज है। Q का मतलब क्या है? चार्ज है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के पास में चार्ज की कैपेबिलिटी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की कैपेबिलिटी होती है। लेकिन यहां बीच में क्या है? हवा है। तो हवा तो इंसुलेटर होता है, उसके ऊपर तो कोई चार्ज की कैपेबिलिटी होती नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है। तो फिर क्या होगा? देखो बेटा दो चीजें और होती है, आप अच्छे से जानते हो कि अगर कोई कण अगर परफेक्ट तरीके से इंसुलेटर है तो उसका मतलब यह है कि हवा में जो एटम्स है उस एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इस वजह से उसका बिहेवियर कोई आयन की तरह नहीं होता है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव इसके ऊपर नहीं पाया जाता है। सही बात है। लेकिन हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर मान लो किसी एक परफेक्ट एटम के ऊपर जिसका शेप एकदम ऐसा है, अगर इसको पास में कोई दूसरा एटम ला दिया जाए जो मान लो ऐसा हो, जो इसका पॉजिटिव इधर हो नेगेटिव इधर हो, कुछ भी ऐसा ला दिया जाए तो ये आयनाइज्ड हो जाता है और ये क्या बना लेता है? इस तरीके से डाइपोल क्रिएट कर लेता है। क्या बना लेता है बेटा? डाइपोल्स बना लेता है। ये आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा होगा। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, समझ में आ गया? तो जब तक ये अकेला था, जब तक इसके पास कोई दूसरा एनर्जी का एलिमेंट नहीं आता है, ये परफेक्ट कैसा होता है? इंसुलेटर होता है। लेकिन अगर इसको एनर्जी दी जाए तो ये चार्ज होना शुरू कर देता है और ये बिहेव करता है लाइक ए डाइपोल, और यू कैन से लाइक ए आयन। कैसा बन जाता है? ये आयन बन जाता है। अब देखो यहां बीच में हवा के कण थे, इलेक्ट्रिक फील्ड आया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एनर्जी है जबरदस्त तरीके से। तो ये क्या करता है कि हवा के कणों को क्या कर देता है? चार्ज कर देता है। हवा के कणों को ये क्या कर देता है? चार्ज कर देता है। अब समझिए, इस चीज को समझिए, बहुत जबरदस्त है ये चीज। अब क्या है? देखो भाई क्या होता है, इसको मैं हटा दूं थोड़ा सा। देखो बेटा भाई हवा जो थी वो थी इंसुलेटर। अब एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड आया। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इट्स लाइक ए एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी। और अगर बेटा एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें दिखाई देता है, ये दिखाई देता है इन द फॉर्म ऑफ आर्क। किसके फॉर्म में दिखाई देता है? ये आर्क के फॉर्म में दिखाई देता है। देखो पावर सिस्टम में आपने कोरोना इफेक्ट वगैरह पढ़ा होगा, वहां पे देखा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तार के चारों तरफ जो कलर होता है ना, वो वॉयलेट कलर हो जाता है, आग के जैसा कलर हो जाता है। क्यों? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू आयोनाइजेशन इफेक्ट। समझ में आ गया? तो हुआ क्या? हुआ ये कि सर जब फॉल्ट आया, ये सेपरेट हुआ, तो बीच में क्या आया? इलेक्ट्रिक फील्ड आया। क्या आया बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन दोनों मीडियम के बीच में किसका प्रोडक्शन हुआ? आर्क का प्रोडक्शन हुआ। किसका प्रोडक्शन हुआ? आर्क का। क्योंकि एकदम से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड था, बीच में कौन थी? हवा। हवा कैसी थी? इंसुलेटर। तो हवा ने यहां से करंट को फ्लो कराने की कोशिश नहीं की। एग्जैक्टली कैपेसिटर जैसा बिहेवियर है, समझ लो। तो उसने करंट को फ्लो कराने की कोशिश नहीं की, तो एकदम से किसका प्रोडक्शन हुआ? आर्क का प्रोडक्शन हुआ। अब आर्क का प्रोडक्शन हुआ तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो हवा के कण थे वो क्या होना शुरू कर दिए? आयोनाइजेशन होना शुरू कर दिए, मतलब वो आयन का बनना शुरू हो गया। अब देखो बेटा पहले था परफेक्ट इंसुलेटर, तो अगर मैं इस मीडियम की बात करूं तो इस मीडियम के अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो यहां पे जब आपका एयर थी परफेक्ट, जब आयोनाइजेशन नहीं हुआ, आर्क नहीं आया, तो हवा थी बीच में, तो बेटा हवा का रेजिस्टेंस होता है काफी ज्यादा हाई। तो मतलब पहले रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे हवा के कणों को आयन बनाना शुरू करेगा, आयन तो कंडक्शन कर सकते हैं, आयन तो कंडक्टर करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, सही बात है कि नहीं है? तो इसका मतलब मीडियम का जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस आपका ड्रॉप करना शुरू कर देगा, रेजिस्टेंस कम होना शुरू कर देगा। तो इन दोनों के बीच में यहां पे रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अगर रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो क्या होगा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां से लेके यहां पे क्या शुरू हो जाएगा? कंडक्शन शुरू हो जाएगा। किसकी वजह से? आर्क की वजह से। देखो ऐसा सिस्टम हो रहा है, ये अलग हुआ और यहां पे यूं आर्क प्रोड्यूस हो रही है, तो इस आर्क का कॉन्टेक्ट बन रहा है ना दोनों के बीच में, तो इस आर्क के थ्रू क्या हो जाएगा? करंट का फ्लो होना शुरू कर देगा, और आयोनाइजेशन हो रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है, सीधी सी बात है। अगर रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो इसका मतलब फ्लो होने वाली जो करंट है, इस करंट की वैल्यू बढ़ेगी। अगर करंट बढ़ती है तो हम जानते हैं कि करंट के फ्लो की वजह से अकॉर्डिंग टू I² RT
हीट का प्रोडक्शन होता है। किसका प्रोडक्शन होता है बेटा? हीट। हीट क्या है? ये I स्क्वायर RT क्या है? आग ही तो है बेटा। सही बात है। तो सर अगर करंट बढ़ी तो ये वापस से आर्क को क्या करेगा? बढ़ाएगा। अब सोचो यहां पे एक लूप बन चुका है। अब कैसे लूप बना? सोचो, दोनों गैप से हुए अलग अलग, बीच में आया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ने प्रोडक्शन किया किसका? आर्क का। किसका प्रोडक्शन किया? आर्क का। आर्क की वजह से करंट फ्लो हुई, आर्क करंट। इस आर्क करंट ने बीच के कणों को किया आयनाइज्ड। कण हुए आयनाइज्ड। आयनाइज्ड हुए तो मीडियम का जो रेजिस्टेंस था वो डिक्रीज करना शुरू हुआ। मीडियम का रेजिस्टेंस डिक्रीज करना शुरू हुआ तो फ्लो होने वाली जो आर्क करंट थी उस आर्क करंट की वैल्यू बढ़ी, और ये वैल्यू अगर बढ़ेगी तो हीट और ज्यादा बढ़ेगा, हीट ज्यादा बढ़ेगा तो आर्क की वैल्यू और ज्यादा बढ़ेगी। अब सोचो अगर मान लो आप लोगों ने सर्किट ब्रेकर को ओपन करके छोड़ दिया तो ये साइकिल बार बार चलती ही रहेगी। आर्क बढ़ेगी, आयन बढ़ेंगे, रेजिस्टेंस घटेगा और करंट बढ़ेगी, मतलब उसके बीच में लगने वाली आग बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। भाई हमारा पर्पज क्या था? हमारा पर्पज सर ये था कि जब फॉल्ट आ जाए तो मैं इसको हटा दूं ताकि फॉल्टी पार्ट दूर हो जाए और ये फॉल्ट करंट यहां से फ्लो होना क्या हो जाए? बंद हो जाए। वो इस जनरेटर को क्या नहीं करे? अफेक्टेड नहीं करे। हेल्थी सिस्टम को क्या नहीं करे? अफेक्ट नहीं करे। लेकिन बेटा दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्या हो रही है कि सर्किट ब्रेकर को ओपन करने के बावजूद भी करंट का फ्लो होना बंद नहीं हो रहा है, बिकॉज वो करंट जारी है किसकी वजह से? आर्क करंट की वजह से, मतलब आई ऑफ आर्क। इस आर्क की वजह से फॉल्ट करंट का क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। मैं तो ये चाहता हूं ना फॉल्टी पार्ट को बिल्कुल हटा दूं। रिमूव भी किया तो भी नहीं हट पा रहा है, तो हटेगा कैसे? कैसे भी करके मुझे इस आर्क को यहां से क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। अगर मैं इस आर्क को हटा पाया तो फिर मेरा फॉल्टी पार्ट अलग, हेल्थी पार्ट अलग, मेरे सर्किट ब्रेकर का एक परफेक्ट पूरा का पूरा वर्किंग प्रोसेस हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सही है। अब देखो दो चीजें हैं यहां पे इंपॉर्टेंट है, समझिए। इस वाले पोर्शन को हटा दूं मैं थोड़ा सा, है ना? ये तो क्लियर हो गया। जैसे जैसे मैं लिखता हूं सारे के सारी चीजों के नोट्स बनाया करो, ठीक है ना? ओके, अब देखो तो क्या क्या पॉइंट्स हमें समझ में आया। पहला पॉइंट समझिए, देखो सर जैसे ही मैंने इन दोनों को अलग किया, सबसे पहली बात इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आर्क का प्रोडक्शन हुआ, परफेक्ट है। आर्क की वजह से करंट का फ्लो होना शुरू हुआ। इस करंट को हम लोगों ने बोला आर्क करंट। इस करंट की वजह से मीडियम में आयोनाइजेशन शुरू हुआ, ठीक है। इन आयंस की वजह से मीडियम का जो रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस कम हुआ। इस कम होने की वजह से जो करंट था उस करंट का फ्लो बढ़ा। इस करंट के फ्लो के बढ़ने की वजह से यहां पे हीट का क्या हुआ? प्रोडक्शन हुआ। और इस हीट के प्रोडक्शन से आर्क की वैल्यू क्या हुई? इंक्रीज हुई, और वापस से पूरा का पूरा लूप साइकिल क्या हो रहा है? घूमता हुआ जा रहा है। इसको खत्म करने के लिए मुझे इस आर्क को खत्म करना पड़ेगा। अगर मैं आर्क को खत्म नहीं करूं तो सर्किट ब्रेकर का ओपन करना और नहीं ओपन करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझे बात को? खास बात समझ में आई? ओके, अब थोड़ा सा यहां पे एक चीज और समझ लेते हैं। यहां पे एक वर्ड आ रहा है बार बार, आर्क। आर्क के बारे में क्या क्या खास बातें हैं समझते हैं। देखो आर्क जो है वो है आग। आग है, आग से हमें क्या मिलती है? हीट। हीट ही मिलती है। तो आर्क इज ए फॉर्म ऑफ हीट। अगर हीट बहुत ज्यादा हो जाए तो वही एक तरीके से आग होती है। सही बात है। अगर मैं बेसिक एलिमेंट्स में जाऊं तो जब भी हम किसी नेटवर्क को, सर्किट को पढ़ते हैं तो हमारे पास में तीन ही बेसिक एलिमेंट होते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। सही बात है। इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस जो होते हैं वो तो लॉसेज को दिखाते नहीं है। हीट को दिखाने वाला या लॉस को दिखाने वाला सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है, एंड दैट इज माय रेजिस्टेंस। कौन होता है बेटा? रेजिस्टेंस। सही बात है नहीं है? मतलब अगर मैं बोलना चाहूं तो मैं ये बिल्कुल बोलना गलत नहीं होगा कि आर्क का प्रोडक्शन रेजिस्टेंस की वजह से होता है। मतलब आपको ये दिख भी रहा होगा कि इस गैप और इस गैप के बीच में जो परफेक्टली तरीके से भरा हुआ है वो कौन है? सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है। क्या यहां पे बीच में कोई इंडक्टेंस है क्या? क्या कोई कैपेसिटेंस है क्या? नहीं है ना, बिल्कुल भी। तो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस नहीं होते हैं, सिर्फ कौन होता है? रेजिस्टेंस होता है। परफेक्ट है। मतलब सर आर्क का अगर आप यहां पे वोल्टेज देखो तो इसके अक्रॉस के वोल्टेज को मैं बोल दूं, मान लो आर्क वोल्टेज, फ्लो होने वाली करंट को मान लो मैं बोल दूं आर्क करंट, तो आप बोलोगे आर्क वोल्टेज और आर्क करंट जो फ्लो होता है वो रेजिस्टिव मीडियम में होते हुए फ्लो होता है। सही बात है। तो आप क्या बोल सकते हो? अब मैं एक बात बोल सकता हूं कि द एंगल, क्या ये बोलना गलत होगा क्या कि द एंगल बिटवीन आई ऑफ आर्क एंड वी ऑफ आर्क। अब ये आर्क
का वोल्टेज क्या होगा? तो आप ये बोल सकते हो कि वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर। भाई सर्किट ब्रेकर में ही तो आर्क आ रहा है ना दोनों मीडियम पे, तो वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर। बताओ दोनों के बीच में एंगल क्या होना चाहिए? बिकॉज सर इट्स अ रेजिस्टिव। ओके, तो द एंगल बिटवीन आई ऑफ आर्क एंड वी ऑफ आर्क इज ऑलवेज जीरो। कैसा होगा? ऑलवेज जीरो। तो ये बात समझ में आई कि आर्क जो होगा वो हमेशा रेजिस्टिव इन नेचर होता है। कैसा होता है बेटा? ये हमेशा नेचर में रेजिस्टिव होता है, दैट्स वाई दोनों के बीच में एंगल जीरो होता है। और यू कैन से द पावर फैक्टर इज ऑलवेज वन। द पावर फैक्टर इज ऑलवेज वन। तो आर्क का पावर फैक्टर हमेशा कितना रहेगा? वन रहेगा। और आर्क क्या काम कर रहा है? आर्क की वजह से आयोनाइजेशन हो रहा है। किसका? मीडियम का। समझ में आ गया? तो मीडियम क्या हो जाता है? आयोनाइज हो जाता है। ये सारे पॉइंट्स है, आप लिखते हुए चलना। मीडियम आयोनाइज हो जाता है, दोनों के बीच में एंगल जीरो रहेगा, पावर फैक्टर वन रहेगा, और हीट का बिहेवियर हमेशा कैसा रहेगा? नेचर में रेजिस्टिव पाया जाएगा। क्लियर है? ओके। अब तक हमने जो समझा उसमें हमें सिर्फ एक बात समझ में आई है, और वो ये समझ में आई है कि सर सर्किट ब्रेकर को अगर ओपन किया जाए तो उसका परफेक्ट बिहेवियर होने के लिए इस आर्क को खत्म करना कंपलसरी है। तो हमारा पूरा का पूरा क्लास का पर्पज ये रहेगा कि हम कैसे भी करके इस आर्क को क्या करें? खत्म करें। ध्यान रखना, सर्किट ब्रेकर में और कोई खास बात नहीं है, एक ही खास बात है, वो है ये आर्क। इस आर्क को हम लोगों ने क्या करना है? फिनिश करना है। ठीक है ना? ओके। अब देखिए, अब भाई मुझे इस आर्क को खत्म करना है। खत्म करने को बोलते हैं, ठीक है ना, द मेथड ऑफ आर्क। ठीक है ना? ओके। तो मुझे आर्क को क्या करना है बेटा? खत्म करना है। तो आर्क को खत्म करने के कुछ क्या देखते हैं हम लोग? मेथड्स देखते हैं। ओके, इसके दो मेथड होते हैं। मेथड नंबर वन, मेथड्स तो कई सारे होते हैं लेकिन अलग अलग टाइप के होते हैं। मैं सारे बताऊंगा आप लोगों को, तसल्ली करके समझते हुए चलो। ठीक है? ओके। तो पहला जो मेथड होता है वो होता है रेजिस्टेंस। पहला जो मेथड होता है वो होता है रेजिस्टेंस, और दूसरा जो मेथड होता है वो होता है जीरो करंट इंटरप्शन। ओके, दो मेथड है। पहला मेथड है रेजिस्टेंस एंड दूसरा मेथड है जीरो करंट इंटरप्शन। सोचिए बेटा, देखो आर्क का बिहेवियर बढ़ क्यों रहा था? सोच के देखो, आर्क का बिहेवियर सर इसलिए बढ़ रहा था क्योंकि आर्क आते ही मीडियम का हुआ था आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन होते रेजिस्टेंस कम हो रहा था। सही बात है, क्योंकि भाई करंट का अपोजिशन आर्क की वजह से क्या हो रहा है? आर्क करंट जारी है ना, और करंट का अपोजिशन सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, और वो होता है रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हुआ तो आर्क करंट मिनिमम हो जाएगी। आर्क करंट मिनिमम हो जाएगी तो आर्क खत्म होने के चांस है या नहीं है? बिल्कुल है सर, सही बात है। तो बेटा इसका रेजिस्टेंस कैसे बढ़ा लोगे तुम? बीच में हवा भरी हुई है ना, अब क्या हवा को निकाल के कुछ और डाल दोगे क्या? भाई मजबूरी पड़ी तो वो भी करके देखेंगे, सही है। लेकिन पहले देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या क्या कर सकता है। तो मेथड नंबर वन समझते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। देखो, मान लो आप बोल रहे हो कि इस तरीके से आपका एक फिक्स कॉन्टेक्ट है, यही बोल रहे हो ना आप सर्किट ब्रेकर में कि यहां पे एक फिक्स कॉन्टेक्ट है और इधर जाके आपका क्या है? एक मूविंग कॉन्टेक्ट है। इन दोनों के बीच में मान लो कुछ गैप है, कुछ लंबाई है, एल बोल दो, डी बोल दो, आपको जो भी बोलना है। ये दोनों किसी ना किसी मटेरियल के बने हुए होंगे। फिक्स कॉन्टेक्ट और मूविंग कॉन्टेक्ट किसी ना किसी मटेरियल के बने होंगे। इसका कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, सही बात है। तो अगर मैं इसके बीच का रेजिस्टेंस की बात करूं तो मैं रेजिस्टेंस ये बोल सकता हूं कि R इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। अब मुझे आर्क को करना है खत्म। अब आर्क को खत्म करना है तो मैं ये चाहता हूं कि जो R होना चाहिए, वो R जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस हाई हुआ तो आर्क करंट मिनिमम हो जाएगा। परफेक्ट है, ये बात तो बिल्कुल सही है। अब रेजिस्टेंस को हाई करने के क्या क्या मेथड हो सकते हैं? सोचो, मेथड नंबर वन, रो जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। मतलब इससे क्या समझ में आया? भाई रो क्या होती है? रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के ऊपर, जिस मटेरियल का ये फिक्स कॉन्टेक्ट और मूविंग कॉन्टेक्ट बन रखा होगा। तो पहली लाइन तो आप क्या बोलोगे कि सर्किट ब्रेकर को बनाते समय जो फिक्स कॉन्टेक्ट और मूविंग कॉन्टेक्ट जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि उसकी रेजिस्टिविटी कैसी होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए।
ठीक है। लेकिन यहां पे एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? अगर रेजिस्टिविटी मैंने हाई रखी तो जब ये नॉर्मल कंडीशन में रहेगा, जब ये ऐसे मिला हुआ रहेगा, तो यहां से बेटा जब करंट जाएगी तो हाई रेजिस्टेंस होने की वजह से वोल्टेज का जो ड्रॉप होगा वो वोल्टेज का ड्रॉप क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। मतलब ये एक तरीके से सिस्टम में अच्छाई भी बता रहा है, अच्छाई बता रहा है। जब फॉल्ट आएगा, अगर हाई रेजिस्टिविटी रहेगी तो रेजिस्टेंस हाई बनेगा, सही बात है। लेकिन एक बुराई भी है। बुराई ये है कि जब नॉर्मल कंडीशन में रहेगा तो वोल्टेज के ड्रॉप को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। मतलब सर रेजिस्टिविटी को बढ़ाने में हमें दिक्कत भी है और सही भी है, ठीक है। तो इसको आप क्या बोल सकते हो कि व्हेन अगर ये हाई रखोगे तो क्या होगा? इट इंक्रीज, ठीक है, या इट इंक्रीज, भाई रेजिस्टेंस तो बढ़ा ही रहा है, ठीक है ना। ओके, तो इसको लिखो, इट्स गुड फॉर व्हेन फॉल्ट अकर। ठीक है। बट अगर मान लो इसको, अगर ये बुरा हो जाएगा, जब हेल्थी कंडीशन रहेगी तो रो की वैल्यू क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। तो वो कब अच्छा होता है? तो वो होता है गुड फॉर नॉर्मल कंडीशन। समझ गए? तो क्या रो को इंक्रीज करना अच्छी बात है क्या? नहीं सर, अच्छी बात नहीं है। अगर इंक्रीज किया तो एक जगह फायदा हो रहा है, एक जगह नुकसान हो रहा है, सही बात है। तो ना रो को बहुत ज्यादा हाई रखा जाएगा, ना लो रखा जाएगा। मतलब रो के ऊपर तो आप बात ही मत करो, ठीक है। तो फिर कंपोनेंट बचे दो। कौन कौन बचा? एक बचा लेंथ, दूसरा बचा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब देखो, अगर मैं बात करूं लेंथ की, किसकी बात करूं? लेंथ की। तो सेकंड एलिमेंट मैं यहां से इसको थोड़ा हटा दूं, ओके। इधर वाला पोर्शन थोड़ा सा यूज कर लेता हूं, जीरो करंट इंटरप्शन बाद में लिख लेंगे। ओके, देखो सेकंड मेथड, सेकंड जो तरीका है वो है हमारे पास में लेंथ, ठीक है। ओके, तो ये एल की बात कर रहा हूं। अब देखो बेटा, सर एल जितना ज्यादा होगा ना, रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा हाई होगा। अब एल का मतलब है दोनों के बीच में गैप। मतलब मूविंग कॉन्टेक्ट को आप जितना ज्यादा दूर खिसकाओगे, दोनों के बीच में गैप जो होगा वो जितना ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस हाई होगा। ये सबसे बेस्ट है। बेस्ट क्यों है? क्योंकि अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो रेजिस्टिविटी, मतलब रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। दूसरी बात, एक बात और देखो, ये डी ही ये एल है, ये डी ही ये एल है। अगर ये डी बढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? कम होगा। तो ये डबल एडवांटेज दे रहा है, सही बात है। और जब नॉर्मल कंडीशन में रहेगा तो एल तो खत्म ही रहेगा, दोनों एक दूसरे के चिपके रहेंगे। तो ये सबसे बेस्ट है। मतलब हमें लंबाई को क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। अब इसको कैसे इंक्रीज किया जाता है समझिए। देखो भाई, मान लो इतना बढ़ा दिया मैंने, और पीछे खिसकाओगे और बढ़ जाएगा, सही बात है। लेकिन एक लिमिट तो होती है ना बेटा, कितना खिसकाओगे? इतना इतना इतना, एक लिमिटेशन में ही खिसका सकते हो। ये तो है नहीं कि 1 किलोमीटर दूर कर दोगे, इतना तो करोगे नहीं। तो फिर कैसे किया जाता है समझिए। इसके दो मेथड होते हैं लंबाई बढ़ाने के। पहला मेथड ये होता है कि जब फिक्स कॉन्टेक्ट और मूविंग कॉन्टेक्ट बनाया जाता है तो इसको कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है। आप समझने की कोशिश करो, समझ में आ जाएगी चीज। देखो, इसको कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, ठीक है। और ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आनी चाहिए बस चीजें। सपोज दिस इज माई फिक्स कॉन्टेक्ट, ओके, एंड मैं बनाना चाह रहा हूं किसको? मूविंग कॉन्टेक्ट को। तो दिस इज माई मूविंग कॉन्टेक्ट, लाइक स्क्रू, ठीक है। जैसे दांते नहीं होते वैसे कुछ बना हुआ है, कुछ ऐसी शेप में। दिस इज माई मूविंग कॉन्टेक्ट। देखो, इसको इसमें एंटर कराओगे तो ये इसमें चले जाएगा, ये इसमें चला जाएगा, एकदम परफेक्टली सेट हो जाएगा, सही है। सर ऐसे बनाने से फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ बेटा कि देखो भाई, यहां से जो करंट है वो यहां तक तो जाएगी नहीं, क्योंकि करंट हमेशा लो इंपेडेंस वाला रास्ता चूज करती है, सही बात है। तो करंट कैसे फ्लो होगी? करंट फ्लो होगी, यहां से जाएगी, यहां से ये अटैक करने की कोशिश करेगा इसको, यहां से अटैक करने की कोशिश करेगा इसको, यूं। समझ में आएगा? क्योंकि इससे तो मिनिमम डिस्टेंस इसको यही पड़ रही है। यहां से ये जाने की कोशिश करेगा यूं, समझिए, इस तरीके से, इस तरीके से। तो क्या हुआ? एक तो लंबाई होती है सीधी, यहां से लेके यहां तक ऐसे डायरेक्ट, एक तो लंबाई होती है ये वाली, एक लंबाई होगी ये यूं। तो बताओ सीधी लंबाई ज्यादा होती है या तिरछी वाली लंबाई ज्यादा होती है? सर तिरछी वाली लंबाई ज्यादा होती है। तो क्या इस शेप में बनाने से क्या आपके इन दोनों के बीच में लेंथ, इफेक्टिव लेंथ क्या इंक्रीज हो चुकी है क्या? हाँ, बिल्कुल इंक्रीज हो गई है।
समझ में आया? तो पहला तो ये सक्सेसफुल हो गया कि फिक्स कॉन्टेक्ट और मूविंग कॉन्टेक्ट का जो शेप होता है वो कुछ इस तरह का रखा जाता है ताकि इफेक्टिव लेंथ बिटवीन देम शुड बी इंक्रीज्ड। क्लियर है? बढ़ जाएगी तो हमें फायदा होगा। परफेक्ट है। दूसरा काम क्या किया जाता है समझिए। दूसरा काम ये किया जाता है कि सपोज दैट ये है आपका एक फिक्स कॉन्टेक्ट, ये है आपका एक मूविंग कॉन्टेक्ट। आर्क जा रही है यहां से कुछ इस तरीके से, ऐसे ही जा रही है, ठीक है। मैंने क्या किया, एक ब्लोवर लगाया यहां पे। क्या लगाया मैंने? एक ब्लोवर लगाया। किसका? हवा का। मान लो एक एयर ब्लोवर मैंने यहां से दे दिया, नीचे से मैं हवा फेंक रहा हूं, तो हवा फेंक रहा हूं फटाफट तरीके से, हवा जा रही है। अब हो क्या रहा था भाई? हो ये ही रहा था ना कि इसके मीडियम के कण आयोनाइज हो जा रहे थे, इसलिए ज्यादा करंट का फ्लो हो रहा था। अगर मैं हवा फेंकूंगा तो क्या होगा? देखो कण आयोनाइज होंगे, नीचे से हवा जाएगी, वो कण ऊपर पहुंच जाएंगे, फिर नीचे से फ्रेश हवा चली जाएगी, फिर आयोनाइज करेगा, फिर फ्रेश हवा जाएगी, फिर आयोनाइज करेगा। मतलब आपने कुछ ऐसा कर दिया, पता है क्या है? मतलब आप मान लो आग जल रही थी, आग के चारों तरफ आप लोगों ने कुछ गर्म होने के लिए रखा, थोड़े से गर्म हुए उनको हटा दिया, फिर ठंडे लगा दिए, फिर गर्म हुए फिर उनको हटा दिया, फिर ठंडे लगा दिए। सही बात है? तो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं आएगी ना, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। परफेक्ट है। तो होगा क्या, यहाँ से आप हवा दोगे ना तो ये आयनाइजेशन कण ऊपर की तरफ उठने लग जाएंगे, तो आर्क यूं सीधी ना होके आर्क कुछ ऐसे बनेगी, यूं 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 यूं, करंट ऐसे फ्लो होना शुरू हो जाएगी। समझ में आएगा? तो ये आपका न्यू आर्क बन जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो एक लंबाई ऐसे थी, एक लंबाई हो जाएगी यूं, ऐसे घूम के। तो क्या इफेक्टिव लेंथ बढ़ चुकी है क्या? बिल्कुल बढ़ चुकी है ना। तो रेजिस्टेंस में लेंथ बढ़ाने के दो तरीके होते हैं। समझ में आ गया? पहला, शेप को ऐसा बना दो, दूसरा नीचे से ब्लोअर करके आयनाइजेशन वाले कणों को ऊपर उठा दो ताकि सिस्टम कुछ ऐसा बन जाए और आपके आर्क का बिहेवियर ऐसा हो जाए। तो लेंथ इंक्रीज करना सबसे अच्छी खास बात होती है, आर्क को खत्म करने में या मिनिमाइज करने में बहुत हेल्पफुल होती है। दोनों मेथड याद रहेंगे? क्लियर है? ओके। अब आगे चलते हैं। रेजिस्टेंस में एक इंसान और है, दैट इज योर ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया। समझिए, है ना? ओके, अनदर वन इज ए। अब देखो बेटा, अगर मैं बात करूं किसकी? क्रॉस सेक्शनल एरिया की, तो समझिए कि आर जो होता है ये आ रहा था आपका रो एल अपॉन ए, है ना? अब हम बात कर रहे हैं किसकी? ए की। ए जो होता है ये होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। सही बात है। अगर इस ए की वैल्यू मिनिमाइज में अगर मैं कर दूं तो मेरा जो रेजिस्टेंस होगा, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अगर इस ए की वैल्यू में मिनिमाइज कर दूं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ये ऐसा कैसे करते हैं समझिए। देखो, मान लो यहां पे सर्किट ब्रेकर का एक ये है और यहां पे सर्किट ब्रेकर का एक दूसरा है, ये है फिक्स कॉन्टेक्ट और ये है मूविंग कॉन्टेक्ट, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना है, इतना है। यहां पूरे में आर्क का प्रोडक्शन होगा, यूं 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 जबरदस्त तरीके से जाएगी। पता है, इसको करने के लिए एक बहुत अच्छा मेथड यूज करते हैं। अब कैसे मेथड यूज करते हैं आप समझना। देखो, सॉरी, हाँ देखिए बेटा, मान लो थोड़ा सा गैप लेते हैं। ये हो गया आपका फिक्स कॉन्टेक्ट और ये यहां हो गया मूविंग कॉन्टेक्ट। एयर सर्किट ब्रेकर पढ़ा है आप लोगों ने? ठीक है, ओके। देखो थोड़ा सा समझिए कैसे करते हैं। यहां पे क्या करते हैं, यहां से एक लूप बनाते हैं यूं, एक कंडक्टिंग वायर का, और यहां पे छोटी छोटी प्लेट्स डाल देते हैं। समझ गए? अब इन प्लेट्स का ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया देखो तो ये बहुत छोटा है कि नहीं है? इसके कंपैरिजन में तो काफी छोटा ही है, ओके। और फिर क्या करते हैं, इन प्लेट्स से यहां से क्या बनाते हैं, एक लूप बनाते हैं ऐसे, एक कंडक्टिंग वायर का। यूं ले जाते हैं, यहां से गुजारते हैं, यहां से गुजार के यूं ले जाते हैं, ऐसे गुजारते हैं, या यहां से ले जाके इसको एक काम करो आप, यहां पे ले गए, यहां से ले जाके इसको इससे मिला देते हैं और यहां से निकाल के इसको यूं ले आते हैं। समझिए, समझ गए? ये पूरा ऐसे होता है, पूरा का पूरा एक ढांचा होता है, एक शेप होता है पूरा का पूरा यूं, इस तरीके से। ये कंडक्टिंग है पूरा, ये यूं है, ये यूं है। अब पता है होगा क्या, यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा काम है ये, ठीक है। इसको समझिए, ये एक तरीका का एक सर्किट ब्रेकर भी होता है आपका। इसको समझिए किस तरह का बिहेवियर होता है इसमें। देखो, आर्क आएगी यहां से, आर्क निकलेगी। आर्क में क्या होता है, करंट होती है, आई ऑफ आर्क होता है ना बेटा, करंट होती है। अब करंट को एक लालच होता है, लालच होता है कि ये हमेशा लो इंपेडेंस वाला रास्ता चूज करता है।
क्या चूज करता है? लो इंपेडेंस वाला रास्ता, हमेशा ये लो इंपेडेंस वाला रास्ता चूज करता है। अब ये कहानी कुछ ऐसी है जैसे हम लोगों ने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी कि एक गधा होता था, वो मेहनत नहीं करता था, तो उसके मालिक ने एक डंडा बांध के उसके मुंह के आगे क्या लटका देता है? एक गाजर लटका देता है। गधा चलता है, सोचता है कि मैं इस गाजर को खा लूँ, सही है, लेकिन वो जैसे जैसे आगे चलता है वो डंडा तो लगा हुआ ही है, तो गाजर भी आगे मूव करती रहती है, तो वो गधा क्या करता है? काम करना शुरू कर देता है। ये कहानी हम लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी, सही है। तो मतलब किसी को लालच दिखा के अपना काम निकलवाना, यहां भी कुछ ऐसा ही है। देखो, जब यहां से आर्क करंट निकलना शुरू होगी तो उसे यहां बीच में दिखेगी हवा, उसे दिखेगी यार हवा जो है वो तो इंसुलेटिंग मीडियम है, तो हवा तो मेरा क्या करेगी? अपोजिशन करेगी। उसे यहां दिखेगा कंडक्टिंग वायर, वो सोचेगा अरे ये अच्छी बात है, कंडक्टिंग वायर में चलते हैं, तो वो यहां से इधर से करंट को फ्लो कराना शुरू करेगा, यहां से करंट जाएगी। लेकिन यहां जाने के बाद में, यहां पहुंचने के बाद में ये इससे आके कनेक्ट हो रहा है और फिर यहां से कंडक्टिंग मीडियम खत्म है, यहां से कोई कनेक्शन नहीं है, फिर यहां से कनेक्शन है यू, समझ गए? तो जब कोई कनेक्शन नहीं है तो यहां पे करंट फैलेगा इसके ऊपर, यहां फैल के फिर क्या करेगा? फिर वो सोचेगा यहां से वापस आऊंगा तो ये डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन ये डिस्टेंस तो कम है, तो एक काम करता हूं यहां से जंप मार लेता हूं यहां पे, तो आर्क यहां से जंप मारती है, यहां करके यहां आती है, यहां आती है, फिर फंस जाती है, फिर पहुंचता है, अभी भी मुझे सहारा नहीं मिला, फिर उसे पास में ये दिखता है, फिर ये वापस से यहां से जंप मारते हुए यहां पहुंचती है, फिर इसके पास में ये दिखता है, यहां से जंप मारते हुए यहां दिखती है, और यहां से होते हुए फिर वो इधर होके यहां आ जाती है। तो आप सोचो, एक तो लंबाई थी यहां से लेके यहां तक, और अब आर्क की लंबाई हो चुकी है यहां से लेके यहां तक, तो एक तो आपने लंबाई को बहुत ज्यादा क्या कर दिया है? इंक्रीज कर दिया है, जो प्रीवियस वाला केस था, सही बात है। दूसरी चीज, यहां पे पूरे के पूरे में अगर जाती तो पूरा एक जैसे पानी का फव्वारा नहीं होता, पूरा का पूरा करंट यहां से यूं जाता, यहां पे आपने स्प्लिट कर दिया, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, सही बात है। मतलब ऐसा समझ लो जैसे आप लोग ट्रांसफार्मर में नहीं करते, ट्रांसफार्मर की कोर होती है, कोर के बीच में पूरी मोटी कोर होती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ज्यादा होता है, आप बीच में क्या लगा देते हो? पत्तियां लगा देते हो, हैं, इंसुलेशन वाली पत्तियां लगा देते हो, वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो मैंने कुछ ऐसा ही किया है कि इस एरिया को यहां लाके पहले तो मैंने बड़ा कर दिया, बड़ा करके बीच में क्या लगा दिया? पत्तियां लगा दी है, यहां इंसुलेटिंग है ये सब, ठीक है ना। तो इन पत्तियों की वजह से क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया? कम हो गया है। देखो ना, ये इतना सा है, ये इतना सा है, ये इतना सा है, ये इतना सा है, मोटाई देखो इसकी, है कि नहीं है? तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को बहुत ज्यादा क्या कर देता है? कम कर देता है। तो ये दो फायदे करता है, ये सबसे बेस्ट मेथड होता है ना, ये सबसे बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि ये यहाँ के बीच बिंड का ये रेजिस्टेंस जो होता है इसको बहुत ज्यादा हाई कर देता है, क्योंकि ये दो काम करता है, ये लंबाई को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया को बहुत कम कर देता है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम करने का अगर आप वर्ड्स में लिखो कि क्या होता है, तो इसको बोलते हैं स्प्लिट करना, कि आपकी जो कोर होती है उस कोर को हम लोग क्या कर देते हैं? स्प्लिट कर देते हैं, या आर्क को हम क्या कर देते हैं? स्प्लिट कर देते हैं। अगर आर्क को आप लोगों ने स्प्लिट कर दिया, मतलब यहां पे एक ही वर्ड है, दैट इज योर स्प्लिट। अगर आपने आर्क को स्प्लिट कर दिया तो मतलब आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या कर दिया है? कम से कम कर दिया है, समझ गए? तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हुआ तो रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या कहानी समझ में आई कि आर्क को खत्म करने के लिए हम रेजिस्टेंस को कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं? करेक्ट है? ओके, अब आगे चल सकते हैं। ओके, मेथड नंबर सेकंड, इसको हटा दो बेटा पूरे को, सब क्लियर है ना? ओके, सेकंड वन इज योर जीरो करंट इंटरप्शन। अब देखो ये जीरो करंट इंटरप्शन है ना भाई, ये क्या है, इसकी क्या कहानी है, इसको थोड़ा सा समझते हैं, है ना। इंटरेस्टिंग फैक्टर है, थोड़ा सा जानने की कोशिश करना। देखो देखो मेथड नंबर सेकंड, ध्यान से समझोगे चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। मेथड नंबर सेकंड, दैट इज कॉल्ड योर जीरो करंट इंटरप्शन। इसका क्या मतलब है समझना। देखो एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली कुछ इस तरीके से है कि यहां पे होता है आपका जनरेटर। अब जनरेटर की क्या होती है? वाइंडिंग्स होती है, कोयल होती है, कोयल का इंडक्टेंस बहुत ज्यादा होता है, वहां से आगे निकला ट्रांसमिशन लाइन आई, ट्रांसमिशन लाइन का भी क्या होता है? इंडक्टेंस होता है, सही है। तो मतलब इसमें सबसे जो मेन प्रिफरेबल होता है इसके सीरीज में अगर आप बात करो तो मेनली कौन होता है? इंडक्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन का कमी होता है, ठीक है। ओके, अब यहां पे भाई मान लो सर्किट ब्रेकर फॉल्ट आया, यहां आगे जाके कहीं फॉल्ट आ रहा था, यूं ये फॉल्ट है, ठीक है, आपने सर्किट ब्रेकर को ओपन कर दिया, करंट नहीं होनी चाहिए,
तो इसको जो इफेक्ट दिखेगा, मतलब ट्रांसमिशन लाइन के वायर में जो दिखेगा, वो मेनली कौन दिखेगा, यहाँ पे इंडक्टेंस दिखेगा। इंडक्टेंस तो होता ही ना, कैपेसिटेंस को भी लाऊंगा आगे, टेंशन मत लो, ठीक है ना। हाँ, रेजिस्टेंस तो वैसे बहुत कम होता ही है, कोई दिक्कत नहीं, कैपेसिटेंस को भी लाऊंगा, दिक्कत मत लो। अभी इंडक्टेंस को समझ लेते हैं। देखो ये यहां से हो गया ओपन, जब ये क्लोज था सर्किट ब्रेकर, तो इसमें जाने वाली करंट जो थी ना, वो थी फुल लोड करंट, जबरदस्त तरीके से जा रही थी, बिल्कुल जा रही थी। आपने इसको एकदम से क्या कर दिया, ओपन कर दिया। आपके इसको ओपन करने का पर्पज क्या था? पर्पज ये था फॉल्टी पार्ट अलग हो जाए, हेल्थी पार्ट अलग रह जाए। मतलब इसमें फ्लो होने वाली करंट यहां से यहां, इन दोनों के बीच में जो कंडक्शन है ना, वो कंडक्शन कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो हमारा पर्पज ये था कि हम करंट की वैल्यू जो पहले जा रही थी, जब ये हेल्थी कंडीशन में था, जब ये नॉर्मल कंडीशन में था, कैसे था, नॉर्मल कंडीशन में, समझिए, जब ये नॉर्मल कंडीशन में था, तो जो करंट थी, वो करंट थी आपकी कितनी, फुल लोड करंट। अब जब मान लो ये आया, इसमें क्या फॉल्ट आया, सर्किट ब्रेकर जो था वो क्या हो गया, ओपन हो गया, ठीक है। तो इसमें जो करंट जाती है, वो करंट जाती है कौन सी, आर्क करंट। ये तो एक्चुअल में जाती है, लेकिन हम क्या चाहते थे भाई, आर्क तो हम नहीं चाहते थे, हम तो ये चाहते थे कि जब मैं सर्किट ब्रेकर को ओपन करूं, तो फ्लो होने वाली जो करंट होनी चाहिए, वो करंट कितनी हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए, ताकि मेरा फॉल्टी पार्ट अलग हो जाए और हेल्थी पार्ट अलग हो जाए। यही तो चाहता था मैं, सही बात है ना, बिल्कुल परफेक्ट है भाई, यही चाहते थे हम लोग। अब देखो, तो मतलब जब मेरा सिस्टम हेल्थी था, परफेक्ट है, तो मेरी जो करंट जा रही होगी उस टाइम पे, वो करंट मेरी हेल्थी रही होगी। और करंट एक्चुअली हमारे सिस्टम की कैसी होती है, साइनोसॉइडल होती है, इस तरीके से। समझ में आ गया? इस तरीके से हमारी क्या होती है, करंट होती है, जब मेरा सिस्टम क्या था, हेल्थी था। क्या था मेरा सिस्टम, हेल्थी था, ठीक है। अब सिस्टम में आ गया क्या, फॉल्ट, फॉल्ट आ गया, ये आपका आई ऑफ एस है, सोर्स करंट है। अब सिस्टम में आ गया फॉल्ट, फॉल्ट आ गया, तो ये करंट मेरी कुछ यूं हो जाएगी, फॉल्टी करंट टाइप बन जाएगी, सही बात है। सर्किट ब्रेकर यहां पे क्या है, क्लोज्ड है, अभी मैंने ओपन नहीं किया है। यहां पे भी मेरा सर्किट ब्रेकर जो है वो कैसा है, क्लोज्ड है, समझिए। फॉल्ट आ गया है, लेकिन सर्किट ब्रेकर को मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है, तो करंट कुछ ऐसी रहेगी। रहेगी या नहीं रहेगी, बताओ पहले मुझे। बिल्कुल रहेगी ना, बिल्कुल रहेगी। यही करंट इस इंडक्टेंस में होते हुए जाती रहेगी, मतलब यही करंट जो रहेगी वो आई ऑफ एल में रहेगी, इंडक्टेंस में भी यही करंट रहेगी, आई ऑफ एल रहेगी ना। अब सपोज दैट आप सर्किट ब्रेकर को, मैं 2 पॉइंट्स बना रहा हूं, दोनों पे ध्यान दीजिए। सपोज दैट मैंने सर्किट ब्रेकर को ओपन कर दिया यहां पे, या मान लो यहां पे मैंने सर्किट ब्रेकर को ओपन कर दिया पॉइंट ए, ये है पॉइंट ए, और ये वाला पॉइंट ले रहा हूं मैं पॉइंट बी, दोनों को समझते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं 8A, मैं बोल रहा हूं सर्किट ब्रेकर ओपन, भाई सर्किट ब्रेकर तो ओपन करना ही है, ओके। पहली बात मैं कर रहा हूं 8.A। अगर मैंने सर्किट ब्रेकर को जब ओपन किया, जब करंट इतनी थी, यहां पे मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, तो ओपन करते ही क्या कहानी होगी, समझिए, इस इंडक्टेंस को समझिए। अगर इस इंडक्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज देखूं V ऑफ L, तो आप क्या बोलोगे कि सर V ऑफ L जो होगा वो तो L D ऑफ I डिवाइड बाई dt होगा। ये I कौन सी करंट है, जो इंडक्टेंस में होती हुई जा रही है, बेटा इंडक्टेंस में तो यही करंट जा रही है, सही बात है, बिल्कुल। मतलब इंडक्टेंस हमेशा देखो करंट का चेंज डी आई आ रहा है ना, मतलब इंडक्टेंस करंट में होने वाले चेंज का हमेशा क्या करता है, अपोजिशन करता है, यही करता है, सही है ना, ओके। अगर आपने ए पॉइंट पे किया, तो मान लो ए पॉइंट पे यहां पे कुछ करंट है, उस करंट का नाम मान लो आई बोल दिया, तो आप एक्चुअली करना क्या चाह रहे हो कि एल डी आई, करंट में कितना चेंज हो रहा है, यहां से आप यही चाहते हो ना, करंट की वैल्यू 0 हो जाए, क्योंकि सर्किट ब्रेकर ओपन करते ही आपका क्या डिजायर है, आपका डिजायर तो ये है कि करंट 0 हो जाए, हेल्थी पार्ट अलग हो जाए, फॉल्टी पार्ट अलग हो जाए, यही चाहते हो, सही है। तो फाइनल करंट तो आप 0 करना चाहते हो, यहां पे ओपन किया तो इनिशियल करंट कितनी है, इतनी है, सही है। तो आपने लिखा L इनिशियल करंट है, मान लो आपका I ऑफ L, फाइनल करंट है आपका 0, और टाइम, कोई टाइम दे रहे हो क्या आप यहां पे, ना 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 ना, कोई टाइम नहीं है, टाइम भी आपका अप्रोक्सीमेटली कितना है, 0 है। देखो यहां से डायरेक्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मैं चाहता हूं कि जैसे ही रिमूव हो तुरंत करंट कितनी हो जाए, 0 हो जाए। बेटा अगर आप ये चाहते हो ना, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी।
बताओ होगा या नहीं होगा? सही बात है। मतलब सर वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर शुड बी इन्फिनिटी, यहां पे इन्फिनिटी वोल्टेज हो जाएगा। इन्फिनिटी वोल्टेज का मतलब होता है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब होता है कि यहां से वायर टूट जाएगा, उड़ जाएगा, वायर क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। ट्रांसमिशन लाइन का वायर ही पिघल जाएगा, इतनी हीट डेवलप होगी। समझ रहे हो क्यों? बिकॉज सर इंडक्टेंस का फिनोमिना होता है कि वो सडन चेंज को कभी भी अलाउ नहीं करता है। तो अगर मैंने ऐसा किया तो वायर को पिघलाने की कोशिश करेगा, मतलब यहां पे आर्क का प्रोडक्शन होगा और वो आर्क का प्रोडक्शन रहेगा बहुत जबरदस्त हाई एकदम। क्या आप ऐसा चाहते हो क्या? ना, मैं तो चाहता हूं आर्क का प्रोडक्शन हो ही ना। ठीक है, तो चलो एक पॉइंट और लिया है हम लोगों ने, कौन सा? पॉइंट बी। मैं इसको यहां लिख देता हूं। देखो अगर मैं ओपन करता कहां पे, 8 पॉइंट बी पे, तो क्या होता? अगर मैं V ऑफ L देखता तो वही लिखता मैं L D ऑफ I डिवाइड बाई dt। अगर यहां मैं करंट की बात करता तो जरा सोचो, यहां पे करंट कितनी है? 0। यहां पे मैंने सर्किट ब्रेकर को किया ओपन, तो ओपन करने के बाद भी मैं करंट कितनी चाहता हूं? 0। तो ये तो ऐसा हो गया ना, L 0 माइनस 0 डिवाइड बाई D ऑफ t, बहुत ही स्मॉल टाइम में 0। तो ये तो अप्रोक्सीमेटली वापस से 0 ही मिल गया आपको। ठीक है, ये D ऑफ t है ना, इसको आप 0 मत समझना, ये D ऑफ t टेंस टू 0, मतलब बहुत कम है। सही है, तो अगर आप यहां इसको 0/0 मत समझ लेना, D ऑफ t टेंस टू 0 है, मतलब बहुत स्मॉल वैल्यू है, अप्रोक्सीमेटली 0। ठीक है ना, तो इसका आंसर तो 0 मिल गया। मतलब 0 मिल गया का मतलब है सर इसके अक्रॉस वोल्टेज ही नहीं होगा, ये तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, आर्क आएगी ही नहीं। आर्क कब आती है? जब बिहेव करता है लाइक ए ओपन सर्किट। अगर शॉर्ट सर्किट है तो कोई वोल्टेज ही नहीं है, वोल्टेज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो आर्क नहीं है। समझ में आ गया? तो अगर सर ये कहानी हो गई ना, तो यहां तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पे जो आर्क होगा इस केस में वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, और यहां मैं बोलूंगा कि आर्क जो होगा वो या तो आप लिख दो कि 0 होगा बिल्कुल, या आप बोल सकते हो कि मिनिमम होगा। समझ गए कहानी को? तो करंट जीरो इंटरप्शन का मतलब समझे कि हम अधिकतर सर्किट ब्रेकर को जब ओपन करते हैं, जब फॉल्ट करंट जो होती है वो कहां से पास होती है? 0 से पास होती है। यहां ओपन कर सकते हो आप, यहां ओपन कर सकते हो, यहां ओपन कर सकते हो। सही बात है। तो जब 0 से पास होती है तो हम सर्किट ब्रेकर को क्या करते हैं? ओपन करते हैं, ताकि हमारा जो आर्क का प्रोडक्शन हो वो आर्क का प्रोडक्शन हमारा कैसा रहे? मिनिमम से मिनिमम रहे। क्या ये दोनों चीजें आप लोगों को समझ में आई है? बिल्कुल क्लियर है कहानी, बिल्कुल इंटरेस्टिंग फैक्टर से समझ में आई होगी। ठीक है ना? ओके, अब देखो और कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। इनको हटा दूं मैं सबको? ठीक है, अब देखो बेटा, ये दोनों मेथड जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में ध्यान रखना। उसके अलावा हमारे कुछ मेथड्स और होते हैं आर्क को रिमूव करने के लिए। आप बोलोगे सर बार बार आर्क की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि बेटा सब कुछ जो है वो ये इसमें आर्क ही है, इसी की बात हम लोगों को बार बार करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है ना? आगे और भी इंटरेस्टिंग फैक्टर बताऊंगा इसके, अभी थोड़े से समझते हुए चलो। ठीक है, तो इस आर्क को खत्म करने के लिए कुछ इंसानों ने, कुछ लोगों ने कुछ क्या दी थी? थ्योरीज दी थी। ये तो मैंने मेथड बताया आपको दो, है ना? इसके अलावा थ्योरी भी है कुछ आर्क को खत्म करने के लिए। ठीक है ना? कौन कौन सी थ्योरी है समझिए, दो थ्योरी है। पहली जो थ्योरी है इसको कहते हैं वोल्टेज रेस थ्योरी। क्या बोलते हैं? वोल्टेज रेस थ्योरी। ठीक है ना? दूसरी थ्योरी जो होती है वो एनर्जी थ्योरी होती है। पहले वोल्टेज रेस थ्योरी को समझ लेते हैं। देखो वोल्टेज रेस थ्योरी क्या कहलाती है? अब समझिए, हवा जो होती है ना, हवा, एयर, ठीक है ना? एयर, मैंने बोला कि एयर जो होता है वो कैसा होता है? डाई इलेक्ट्रिक होता है। एयर जो होता है वो कैसा होता है? डाई इलेक्ट्रिक। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, क्या वर्ड सुना होगा? समझिए, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या ये वर्ड सुना है? क्या ये वर्ड सुना है? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसका क्या मतलब होता है? देखो, डाई इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इंसुलेटर, और इंसुलेटर का काम क्या होता है? करंट का अपोजिशन करना, करंट का अपोजिशन करना। अब उसकी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, तो वो काम क्या कर रहा है? करंट का अपोजिशन करना। तो कि वो कितना करंट को अपोजिशन कर सकता है, वही उसकी ताकत होती है। अगर डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हाई हुई
तो मतलब वो करंट को जबरदस्त तरीके से क्या करेगा, अपोज करेगा। अगर डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत कम रही तो मतलब वो करंट को अपोजिशन नहीं कर पाएगा। समझ में आई बात? बिल्कुल सही है ना। हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस हमारा बहुत ज्यादा हाई रहे, तो हम ये चाहते हैं कि आपका एयर का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छा खासा होना चाहिए, लेकिन हवा तो हवा है बेटा, सही बात है। तो एक्चुअली हवा का जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो होता है आपका अप्रोक्सीमेटली 30 किलो वोल्ट पर mm, ठीक है ना। पीक वैल्यू लिखी है मैंने, ठीक है ना। आरएमएस लिखोगे तो 28 के आसपास होती है। अब देखो ये है 30 किलो वोल्ट पर mm होती है किसकी, हवा की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इतनी होती है ना। मतलब 1 mm में वो 30 किलो वोल्ट तक को क्या कर सकता है, रोक सकता है। समझ में आई कहानी? तो यार ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत जबरदस्त है, ठीक है ना। ओके, 30 किलो वोल्ट पर mm। अब देखिए और समझिए चीजों को और ध्यान से समझने की कोशिश करिए। देखो ठीक है, अब देखो भाई, मान लो मेरे पास ये वोल्टेज रेस थ्योरी क्या है आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। मान लो आपके पास में दो कॉन्टेक्ट है, ये है फिक्स कॉन्टेक्ट और ये है मूविंग कॉन्टेक्ट। अब पता है वो क्या रहा होता है, पहले ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, धीरे धीरे मूविंग कॉन्टेक्ट पीछे खिसकता सकता है। भाई जब अलग अलग करने होते हैं मूविंग कॉन्टेक्ट पीछे खिसकता सकता है, यही होता है ना, यही होता है एक्चुअली। ओके, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो ओके 1 सेकेंड, ये पर सेंटीमीटर होता है बेटा, ठीक है ना। mm में लोगे तो ये 3 किलो वोल्ट हो जाएगा, 3 किलो वोल्ट पर mm। ओके, हाँ थोड़ा करेक्शन कर लेना, है ना। ओके, अब देखिए कि सपोज दैट कुछ ऐसा किस्सा है। क्या किस्सा है सर, समझते हैं। देखो मान लो सिस्टम पे आया फॉल्ट। अब फॉल्ट आते ही सबसे बड़ा काम क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं। फॉल्ट आते आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के अक्रॉस आता है वोल्टेज, सही बात है। ओके, मान लो लेस एग्जांपल, मैंने बोला कि सपोज दैट इन दोनों के बीच में जो गैप है, अभी इस टाइम पे जो गैप है, मान लो वो 4 mm के बराबर है, ठीक है। या थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं, मान लो कितना है, 6 mm के बराबर है, ठीक है ना। आप इन दोनों को अलग कर रहे हो, अलग अलग करते करते कोई इंस्टेंट ले लिया मैंने जब दोनों के बीच में गैप कितना है, 6 mm के बराबर है। उस टाइम पे मान लो यहां पे जो वोल्टेज है, यहां पे जो वोल्टेज है इन दोनों के बीच में, वो वोल्टेज है मान लो 12 किलो वोल्ट। इन दोनों के बीच में वोल्टेज कितना है, 12 किलो वोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, डेवलप हो रहा है, यहां पे 12 किलो वोल्ट के बराबर वोल्टेज है। कौन सा, या फिक्स कॉन्टेक्ट और मूविंग कॉन्टेक्ट के बराबर। तो एक बात बताओ मुझे, यहां पे डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डीएस से लिख दूं मैं, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है। तो सर बीच में है हवा, हवा 1 mm पे 3 किलोवाट दिखाती है, 6 mm की डिस्टेंस है, तो क्षैतिज कितना दिखाएगी, 18 किलो वोल्ट। अब देखो वोल्टेज कितना है, 12, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है, 18। मतलब 18 किलो वोल्ट तक वोल्टेज रहेगा ना, तब तक वो उसको रोक लेगा, आर्क का प्रोडक्शन नहीं होने देगा। समझ में आया कि नहीं आया, सही है। तो अगर आप सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, 12 है, तो मतलब सर V ऑफ CB अगर कम है V ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से, तो क्या आर्क आएगी, क्या आर्क आएगी, क्या आर्क नहीं आएगी, आएगी क्या आर्क, नहीं आएगी। अब मान लो आपने बोला कि आप इसको और पीछे खिसका रहे हो, मान लो ये आपने और पीछे खिसका दिया, और वोल्टेज कंटिन्यूअसली क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाता है, क्योंकि आर्क कम होती है तो वोल्टेज बढ़ता है, सही बात है ना, बिल्कुल। मान लो वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, अब वोल्टेज बढ़ के हो गया मान लो कितना, 20 किलो वोल्ट। सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस वोल्टेज हो गया कितना, 20 किलो वोल्ट। इसको आपने और खिसका दिया, और खिसका दिया, मान लो ये खिसक गया कितना, 10 mm खिसकता जा रहा है, ठीक है ना। तो अब अगर आप बात करोगे तो आपका V ऑफ कौन सा, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अब कितना हो जाएगा, 30 किलो वोल्ट। ये कितना है, 20, ये ज्यादा है, ये कम है, तो क्या आर्क का प्रोडक्शन कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। अब देखो यहां पे दो चीजें, क्या चीजें हैं, जैसे जैसे ये वोल्टेज बढ़ रहा है उससे तेजी से आपका क्या बढ़ रहा है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, क्योंकि आप फटाफट तरीके से खींच रहे हो। तो दो चीजें हैं बेटा, अगर मूविंग कॉन्टेक्ट को आप धीरे 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 खींचोगे ना, अगर आप धीरे 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 खींचोगे तो पता है क्या पंगा होगा, पंगा ये होगा कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी, और अगर उसके कंपैरिजन में अगर ये वाला वोल्टेज सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस, ये जो 12 किलो वोल्ट है, 20 किलो वोल्ट है, अगर ये फटाफट तरीके से बढ़ता रहा तो आर्क का प्रोडक्शन होगा, अगर ये नहीं बढ़ा तो आर्क का प्रोडक्शन नहीं होगा। मतलब बेटा रेस है,
क्या है दोनों के बीच में? रेस है। अब रेस कैसे है समझिए कि अगर V ऑफ आपका कौन सा सर्किट ब्रेकर, अगर इसके इंक्रीजिंग की अगर रेट की अगर मैं बात करूं और इसके इंक्रीजिंग की रेट अगर ज्यादा है, किससे? वोल्टेज ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग रेट से, मतलब अगर ये डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये फटाक से जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, तो आर्क का प्रोडक्शन होगा, तो आर्क प्रेजेंट रहेगी, तो आर्क आएगी। क्यों आएगी आर्क? क्योंकि सर ये ज्यादा है, ये कम है, सही है। तो मान लो जैसे सपोज दैट इसकी वैल्यू है मान लो 20 किलो वोल्ट किसी इंस्टेंट पे, और इसकी वैल्यू है मान लो कितना 24 किलो वोल्ट, तो ये 20 तक को तो रोक सकता था, लेकिन ये तो 24 है, तो आर्क को तो दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? सही बात है ना, बिल्कुल परफेक्ट। दूसरी क्या चीज है, अगर मान लो कि सर्किट ब्रेकर का इंक्रीजिंग का जो रेट है वो अगर कम है और V ऑफ ds जो है इसका जो रेट है अगर वो क्या है? ज्यादा है, जैसा ये एग्जांपल में लिया है मैंने, परफेक्ट है। तो क्या इस टाइम पे जो आर्क होगा क्या वो प्रेजेंट होगा क्या? तो सर आप बोलोगे नॉट प्रेजेंट, मतलब एब्सेंट है भाई, नहीं आएगा। समझ गए? क्योंकि ये ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, ये थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। समझ में आई कहानी? अरे आई या नहीं आई? क्लियर है ना? किस्सा हमेशा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये कुछ ऐसा है, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है, आप डायग्राम से समझ लीजिए। मान लो मैंने एक नॉर्मल कर्व बना दिया, कुछ भी एक नॉर्मल कर्व बना दिया यूं। मैं बोल रहा हूं कि ये जो मैंने ब्लैक से कलर बनाया है ये है आपका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। एयर की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, ये इंक्रीज हो रही है, ये डिस्टेंस है, किसके बीच में डिस्टेंस है? फिक्स कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट के बीच में डिस्टेंस है, और इधर दिखा रहा हूं मैं किसको? वोल्टेज को। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की इंक्रीजिंग रेट हो गई है ना। अगर सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस वोल्टेज अगर ऐसा रहा, यह है V ऑफ CB, और एक मैं बोल रहा हूं कि अगर ऐसा रहा, यह भी है V ऑफ CB, तो बताओ किस केस में आर्क आएगी और किस केस में आर्क नहीं आएगी? देखो इसकी स्लोप इससे ज्यादा है, इसकी इंक्रीजिंग रेट ज्यादा है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, तो यहां पे इस केस में आर्क होगा, और इस केस में ये कम है तो यहां पे आर्क नहीं होगा। क्या कहानी समझ में आई? अब तो समझ में आ गया रेस का क्या मतलब है? जो ज्यादा तेजी से चलेगा वो जीतेगा, है ना। अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा तेजी से बढ़ रही है तो वो जीत जाएगी, आर्क को नहीं आने देगी। अगर सर्किट ब्रेकर के क्रॉस वोल्टेज ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है तो वो जीत जाएगा, आर्क ले आएगा। समझ में आ गई बात? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पूरा? बताओ, क्या वोल्टेज रेस थ्योरी समझ में आ गई पूरी? ठीक है ना, ओके। दूसरा जो होता है इसको हटा दूं मैं, ओके। दूसरा जो होता है वो होता है एनर्जी थ्योरी। अब एनर्जी थ्योरी क्या कहती है? वो भी कुछ ऐसी ही है, रेस ही है उसमें भी, तो ठीक है, वो भी आपका अलग नहीं है, ऐसा ही मेथड है, उसमें भी आपका क्या है? रेस ही है। दो लोगों के बीच में, दो इंसानों के बीच में, वहां भी क्या लग रही है? रेस ही लग रही है। ओके, समझिए। देखो सेकंड है एनर्जी थ्योरी। एनर्जी थ्योरी, अब समझिए बेटा, इसका देखो बड़ा सिंपल सी इसमें कहानी है। इसमें भी रेस है। रेस कैसे है समझिए। यह एक बात बताओ, यहां पे मैं बोल रहा हूं कि यहां पे आपका है फिक्स कांटेक्ट, इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। और यहां पे जो कांटेक्ट है वो है आपका मूविंग कांटेक्ट, ठीक है ना। इन दोनों के क्रॉस आता है वोल्टेज, और वोल्टेज के बीच वजह से इन दोनों के बीच में आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैंने एक बात बोली थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये एक्चुअली क्या होता है? इट्स ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। बोला था कि नहीं बोला था अभी थोड़ी देर पहले? सही बात है। अब ये क्या करता है, यहां बीच वाला जो मीडियम होता है, इस मीडियम को ये आयोनाइजेशन कर देता है ना। अब एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, 1 जूल 2 जूल 3 जूल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। आपने क्या किया, यहां नीचे से एक ब्लोअर लगाया, वो तेजी से हवा फेंक रहा है और इस एनर्जी को यहां से निकाल रहा है बाहर, यूं फेंक रहा है। तो दो चीज है,
एक है कि यहां से एनर्जी प्रोडक्शन की रेट और दूसरी है यहां से एनर्जी रिमूव करने की रेट। सही है, जो जीत जाएगा उसका काम हो जाएगा। मतलब दो चीजें हैं देखो, एक तो है एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है, और दूसरा है, एक मिनट, यहां लिख लो, नीचे लिख लो, ठीक है, इसको हटा देता हूं, चलो मैं, ओके। पहला है एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है, और दूसरा है एनर्जी रिमूव। कहां से बात चल रही है ये चल रही है बिटवीन दी फिक्स कॉन्टैक्ट एंड मूविंग कॉन्टैक्ट, इन दोनों के बीच की बात है। अगर इन दोनों के बीच में एनर्जी प्रोडक्शन रेट ज्यादा हो रहा है, ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है और आप रिमूव उतना नहीं कर पा रहे हो, तो इस केस में क्या होगा, आर्क विल प्रोड्यूस। समझ में आ गया भाई, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उतनी को आप यहां से रिमूव नहीं कर पा रहे हो तो आर्क रहेगी, सीधी सी बात है। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, यही केस, ये केस हो जाए ऐसे कि एनर्जी का प्रोडक्शन जितना हो रहा है उससे तेजी से, या रेट लिख लो, दोनों की रेट लिख लो यहां पे, ठीक है ना, कि एनर्जी प्रोडक्शन की रेट धीरे धीरे कम एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन रेट नीचे से हवा जा रही है बहुत तेजी से और कणों को हटाई जा रही है, यहां से यहां तक एनर्जी ही नहीं पहुंचेगी इस केस में। तो एनर्जी नहीं पहुंचेगी तो इस केस में क्या होगा, आर्क विल नॉट प्रोड्यूस। समझ में आई या नहीं आई कहानी, क्लियर है ना? तो ये दोनों चीजें समझ में आई आपको? ओके, अब आगे चलें। ओके, आगे चलते हैं।